हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स, जैसा कि हमने समझा, रिकॉर्डिंग करने का एक सब्स्टिट्यूट होता है फॉर जर्नल। हमने जाना कि सब्सिडियरी बुक्स कितने तरह की बनती हैं। एक कैश बुक, हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा डेडिकेटेड, उसके कई फर्दर सब क्लासिफिकेशन भी थे। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, देन पेटी कैश बुक एज वेल। फिर हमने देखा अदर सब्सिडरी बुक्स, उसके अंदर परचेज बुक, सेल्स बुक, जिसमें सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आते हैं और गुड्स से रिलेटेड परचेज और सेल ही आती है। फिर हमने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में इतनी सी बात जानी कि वो सिमिलर टू परचेज एंड सेल्स बुक ही बनती है, उसमें रिटर्न से रिलेटेड एंट्रीज आ जाएंगी। देन हमने जर्नल प्रॉपर के बारे में जाना था। जर्नल प्रॉपर में जो कोई भी ट्रांजैक्शन इन किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आता है, नेमली कैश, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, वो जर्नल प्रॉपर में चला जाता है। जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएशन, चेक इन हैंड वगैरह जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। हमने समझा था कि ये जो पूरा सिस्टम है सब्सिडरी बुक्स बनाकर अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करके जर्नल का सब्स्टिट्यूट क्रिएट करके जो अकाउंटिंग का सिस्टम होता है, ये कहलाता है प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम एक पर्टिकुलर मंथ लेंगे एक बिजनेस का, और हम इसके अंदर कंप्लीट प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस के एक मंथ के सभी ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करते हुए सारी सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करेंगे, यानी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। फिर हम सभी के लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यानी इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम कंप्लीट प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग तक। क्वेश्चन के अंदर काफी ट्रांजेक्शन्स होंगे, हमें इन सभी ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बुक बाय बुक चलिए, ट्रांजैक्शन को पढ़ते जाइए। वो ट्रांजैक्शन जिस भी रेस्पेक्टिव बुक से बिलोंग करता है, उस बुक के उस ट्रांजैक्शन के आगे आप उस बुक का नाम लिख दीजिए। फिर एक एक करके सारी बुक प्रिपेयर करते रहिए, थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाएगी करने के लिए, बिकॉज देर आर मेनी ट्रांजेक्शन्स और सेवरल बुक्स दैट दीज ट्रांजेक्शन्स आर सपोज टू गो टू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे सामने, मैं इस क्वेश्चन के अंदर हर रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन के आगे लिख रहा हूँ कि वो किस बुक में रिकॉर्ड होगा। एक बार बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन इन लेजर काफी सिंपल होता है। हम पहले भी देख चुके हैं, जब जर्नल से हमने लेजर प्रिपेयर किया था तब काफी सिंपल था, सिर्फ प्रेजेंटेशन बदलता है, कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ठीक है ना? तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मार्क कर देते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में आता है। Record the following transactions of Naveen General Store in appropriate subsidiary books. This particular session of subsidiary books might come across as boring at sometimes. मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, और ऐसा बड़ा क्वेश्चन जो होता है इसके एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत कम है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये आपके प्रोजेक्ट वर्क में ज्यादा काम आता है। पर जब तक आपको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कॉन्सेप्ट की कोर पे नहीं पहुंचेंगे। और जब तक कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा, आपको बची हुई अकाउंटिंग समझने में बहुत तकलीफ आएगी। तो यहाँ से सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स आपको बचे हुए चैप्टर्स करने में हेल्प करेगा। और फ्यूचर में जब आप सेक्शनल और सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंटिंग सिस्टम सीखने जाएंगे, जो एज अ कोर चैप्टर है, जिसका काफी क्वेश्चन भी आता है इन रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन एंड रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल, वो आपको बिल्कुल क्लिक नहीं होगा जब तक आपने ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इस तरीके से ना करी हो। तो नैरो ना सोचे, एक छोटे से एग्जाम का ना सोचे, बड़ी सोच रखें, लंबा सोचे, ब्रॉड होराइजन रखें, तो ये बहुत हेल्प करेगा आगे, इफ नॉट इन शॉर्ट पीरियड बट इन लॉन्ग पीरियड। ओके, सो क्लास को लाइटली ना लें, इस क्वेश्चन को लाइटली ना लें, प्रैक्टिस जरूर करें इसकी। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, सिस्टम समझ में आ जाएगा रिकॉर्डिंग का। उसके बाद अकाउंटिंग के अंदर आगे आपको बहुत कन्वीनियंस एंड ईज होगी। तो नवीन जनरल स्टोर का हमें ट्रांजैक्शन दे रखा है एक मंथ का, और हमें इसे अप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स में लिखना है। हम उसके आगे, ये क्वेश्चन ने डिमांड नहीं किया है, पर हम उसके आगे लेजर भी बनाएंगे इनके, और ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करेंगे।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रांजैक्शंस कैसे दे रखे हैं। पहला ट्रांजैक्शन है रनिंग बिजनेस है, तो ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस आप देखिए एसेट्स का दे रखा है और लाइबिलिटीज का भी दे रखा है, तो इसकी ओपनिंग एंट्री डलेगी और ओपनिंग एंट्री जो डलती है वो डलती है जर्नल प्रॉपर में। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं जेपी लिख देता हूँ। इसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या एंड कंपनी, कहीं पे भी कैश रिकॉर्ड की डिटेल नहीं है, तो ये परचेज बुक का ट्रांजैक्शन हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये कैश बुक का ट्रांजैक्शन हो गया। सोल्ड गुड्स टू राम एंड मोहन, तो पार्टी का नाम यूज्ड है यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। Received check from Ram for 7800 and Mohan 8500 in full settlement of their account। full settlement हो रहा है तो डिस्काउंट का सीन भी आ रहा है और चेक रिसीव हुआ है, इसलिए मुझे बचा हुआ ट्रांजैक्शन आगे, बचे हुए ट्रांजैक्शन आगे पढ़ने पड़ेंगे ये पता करने के लिए कि ये चेक कब जमा हो रहा है। तो आगे लिखा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम इज एंडोर्स्ड टू वाई इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड चेक ऑफ मोहन डिपॉजिटेड इन बैंक। तो उस दिन चेक जिस दिन रिसीव हुए उस दिन बैंक में जमा नहीं हो रहे हैं, यानी ये चेक इन हैंड है। चेक इन हैंड है तो ये ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में जाएगा। उसके बाद जो 12th ऑफ जनवरी है ये ट्रांजैक्शन टू फोल्ड हो गया। एक तो चेक एंडोर्समेंट का हो गया, मतलब जो चेक राम से रिसीव हुआ था वो मैं वाई को एंडोर्स कर रहा हूँ फुल सेटलमेंट में, तो वो वाला ट्रांजैक्शन तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। पर जो चेक मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा। डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं वैसे हम, तो तब देखा जाएगा उसका। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी हमारी कैश बुक में। पेड सैलरी एंड रेंट, ये भी कैश बुक में एंट्री हो जाएगी हमारी। बैंक इज इंस्ट्रक्टेड, हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया टू इशू ड्राफ्ट टू एक्स फॉर 6000, इट चार्ज्ड 50 एस कमीशन, तो ये कैश बुक का ट्रांजेक्शन है। हमने ड्राफ्ट बनवाया है एक्स के लिए और हम पे कमीशन का खर्चा भी लगा है 50 रुपए। बैंक ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया आपके लिए, डिमांड ड्राफ्ट, तो बैंक उसको प्रिपेयर करने का थोड़ा सा चार्ज लेती है, क्योंकि अब ये डिमांड ड्राफ्ट के अगेंस्ट एक्स पैसे निकलवा सकता है। तो हमने एक्चुअली बैंक ने आपके लिए एक सर्विस प्रोवाइड करी है मनी ट्रांसफरिंग की और ड्राफ्ट प्रिपरेशन की, तो उसके लिए वो 50 रुपए का कमीशन ले रही है। कुल मिला के बात यह है कि ये कैश बुक का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है बैंक अलाउड इंटरेस्ट, ये भी कैश बुक का ट्रांजेक्शन है, इनकम हो जाएगी हमारे लिए। बॉट गुड्स फ्रॉम अमर एंड सन्स फॉर 12,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, हमने परचेज करी है, पार्टी का नाम यूज्ड है, ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो ये परचेज बुक का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सोल्ड गुड्स टू करंट फॉर 5,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये सेल्स बुक का ट्रांजेक्शन है। रिटर्न गुड्स टू अमर एंड सन्स, टू अमर एंड सन्स, हमने रिटर्न किया अमर एंड सन्स को। अमर एंड सन्स से हमने ऊपर परचेज किए थे 20th ऑफ जनवरी को, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो उनको हमने रिटर्न किए हैं, तो ये परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। ये परचेज रिटर्न बुक में आएगा जो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम बनाएंगे। वो परचेज बुक और सेल्स बुक से काफी सिमिलर होती है, बिल्कुल वैसी बनती है बेसिकली। करण रिटर्न गुड्स ऑफ वैल्यू 1000, करण ने हमें रिटर्न किया। आप ध्यान रखिएगा करण ने जो गुड्स रिटर्न किए उन पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ये 1000 के जो गुड्स रिटर्न हुए हैं ये सेल्स प्राइस नहीं, ये लिस्ट प्राइस पे रिटर्न हुए हैं, तो इस पे से ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करके मुझे सेल्स रिटर्न क्रिएट करनी पड़ेगी और वो मैं लिखूंगा भी किसमें, सेल्स रिटर्न बुक में। तो ये सेल्स रिटर्न बुक का ट्रांजेक्शन हो गया। कमीशन रिसीव्ड 500, कैश में रिसीव हुआ होगा, तो ये कैश बुक का ट्रांजैक्शन हो गया। सेटल द अकाउंट ऑफ अमर एंड सन्स बाय इशूइंग चेक, अमर एंड सन्स का अकाउंट हमने सेटल कर दिया, चेक इशू करके हमने पेमेंट किया है। और शायद इसके अंदर खैर अमाउंट नहीं दे रखा तो डिस्काउंट का सीन तो आता नहीं, पर ये कैश बुक के अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करंट सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक व्हिच वाज लॉज्ड इन बैंक, तो हमें पैसे रिसीव हुए हैं करंट से, तो ये भी कैश बुक में आ जाएगा। बैंक अकाउंट के कॉलम में लिख दूं, बैंक के कॉलम में लिख दूंगा मैं। चेक ऑफ करंट वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज 50 ऑन इट, तो ये चेक डिसऑनर हो गया, ये भी कैश बुक का ट्रांजेक्शन ही है। तो कुल मिला के ये सारी सब्सिडरी बुक्स हो रही हैं, इसके अंदर जर्नल प्रॉपर भी आ रहा है, परचेज बुक आ रही है, सेल्स बुक आ रही है, कैश बुक आ रही है, परचेज रिटर्न आ रही है, सेल्स रिटर्न आ रही है। तो सभी सब्सिडरी बुक्स आ रही है हमारी, एक एक करके हम सब प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कैश बुक प्रिपेयर कर लेता हूँ और फिर इसको कंटिन्यू करूंगा आगे वाली सब्सिडरी बुक्स में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। In the books of Naveen General Store,
सब्सिडरी बुक्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं सभी सब्सिडरी बुक्स इधर बनाने वाला हूँ। कंप्लीट प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैश बुक बना लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक। कोई कैश ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट इन्वॉल्व था क्या? अगर हो तो डिस्काउंट का कॉलम बनाए, नहीं तो नहीं बनाते हैं। चेक रिसीव करते टाइम डिस्काउंट आ रहा था, फिर चेक जमा हो रहा है, डिस्काउंट एक्चुअली इधर नहीं है। मतलब कैश, एक्चुअली कैश की रिसिप्ट होते हुए डिस्काउंट का सीन नहीं है, तो डिस्काउंट का कॉलम एम्प्टी ही जाएगा। तो मैं उसको हटा रहा हूँ। अब इफ इन केस मैंने मिस कर दिया है तो मैं उसकी जेपी में एंट्री कर दूंगा। तो मैं डबल कॉलम कैश बुक ही बना रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश एंड बैंक। ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक बनी है। जब तक कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो जाते, मैं दूसरे ट्रांजैक्शंस को इतना अभी ध्यान नहीं दूंगा। मुझे पहले कैश बुक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, और मैं ऊपर मार्क कर चुका हूं कि कौन से कैश बुक के हैं। देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑल्दो जर्नल प्रॉपर में आएगा, बट फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि मेरे हर लेजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस उधर दे रखा है। तो 1 जनवरी को जो ओपनिंग एंट्री दे रखी है उसमें मुझे कैश का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, जो कि है 10,000। तो मैं 1 जनवरी को सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देता हूँ कैश बुक के अंदर। तो 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के अंदर 10,000, बैंक में मैं डैश डाल दूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जेपी में ओपनिंग एंट्री आएगी, उसका कुछ नहीं करना। परचेज बुक की एंट्री भी मुझे परचेज बुक में जब नंबर आएगा तब कर दूंगा। अभी 5 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000, तो कैश सेल हुई है। कैश बुक बनाने का सिंपल सा फंडा, कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो कैश इधर बढ़ रहा है तो मैं डेबिट में लिख दूंगा। किस वजह से बढ़ रहा है? सेल्स की वजह से बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जीएसटी नहीं है, होती तो टू आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट हो जाती। 5 जनवरी को कैश बुक के डेबिट में लिख दूंगा टू सेल्स। कैश सेल्स हो रही है और वो हो रही है 6,000 रुपीज की। ये कैश बुक का दूसरा पोस्टिंग हो गया। इसके बाद सेल्स बुक है, जेपी है। उसके बाद एक ट्रांजेक्शन कैश बुक का है और एक ट्रांजेक्शन जो है जेपी का है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या हो रहा है कि 11 जनवरी को जो चेक रिसीव हुआ था हमें मोहन का 8500 का, वो 12 जनवरी को बैंक में जमा हो रहा है। तो 12 जनवरी को हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा, मैंने बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी नहीं लिखा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। बैंक में डैश क्यों आएगा? ओपनिंग बैलेंस बैंक का भी होगा। 15,000 का बैंक का बैलेंस ओपनिंग मैंने डाल दिया इधर, जो मुझे फर्स्ट एंट्री में मिला था, मेरी जेपी वाली ओपनिंग एंट्री वाला बैलेंस। ठीक बात है। अब क्या हो रहा है, मैं 12 जनवरी वाले ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। मोहन से 11 जनवरी को चेक मिला था, उसकी जेपी में एंट्री डलेगी चेक इन हैंड अकाउंट डियर टू मोहन। अब वो चेक बैंक में जमा हो रहा है तो उसकी एंट्री डलेगी बैंक टू चेक इन हैंड। तो मैं बैंक बैलेंस को बढ़ा देता हूँ 12 जनवरी को टू चेक इन हैंड करके 8,500 रुपीज से। तो 12 जनवरी को टू चेक इन हैंड, ब्रैकेट में मैं मोहन लिख दूंगा। अगर आगे इस चेक से रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन वगैरह आता है मेरे सामने तो। और 8,500 रुपीज मेरा बैंक बैलेंस मैंने इंक्रीज कर दिया। बैंक में चेक जमा हो चुका है। अगर ये डिसऑनर वगैरह होता है, अगर होता है, वैसे हो नहीं रहा, हमने क्वेश्चन पढ़ा है, तो हम इसकी ट्रैकिंग रख सकते हैं। 14 जनवरी को हमारी कॉन्ट्रा एंट्री आ रही है, जो एक एंट्री 2 बार पोस्ट होगी कैश बुक के अंदर। कॉन्ट्रा एंट्री हम कैश बुक पढ़े थे जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। 14 जनवरी को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हमने कैश जमा कराया, कैश कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा 14 जनवरी को, टू कैश करके बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दूंगा। 5,000 रुपए जमा हो रहे हैं 14 जनवरी टू कैश कॉन्ट्रा। बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे 5,000 रुपए। यस।
और इधर 14th ऑफ जनवरी को इसका दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एस्पेक्ट आ जाएगा बाय बैंक। बैंक की वजह से कैश में कम हो जाएंगे 5000 रुपीज। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट हो गई 14th ऑफ जनवरी को। ठीक है, तो एक हमारा कॉन्ट्रा एंट्री का भी छोटा सा रिवीजन हो गया। इसके बाद 15th ऑफ जनवरी को पेड सैलरी एंड रेंट। तो सैलरी एंड रेंट पे किया है, कैश कम हो जाएगा, कैश बुक के क्रेडिट में लिख देंगे। तो 15th ऑफ जनवरी को मैं इधर पोस्ट कर देता हूँ। बाय सैलरी बाय रेंट, ठीक है ना। सैलरी 2000, रेंट 1200 रुपए, 2000 की सैलरी, 1200 का रेंट, ये दोनों आउटफ्लो हुए हैं, कैश कम हुआ है, इसलिए क्रेडिट में लिख दिया ऑफ आर कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं 18th ऑफ जनवरी को। बैंक को इंस्ट्रक्ट किया था हमने ड्राफ्ट इशू करने के लिए टू एक्स फॉर 6000, इट चार्ज 50 एज कमीशन। तो बैंक ने ड्राफ्ट बनाया है किसके लिए, एक्स के लिए, मतलब हम एक्स को टेक्निकली पेमेंट कर रहे हैं थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट। तो एक्स की वजह से 6000 रुपए कम होंगे। ये 50 रुपए का कमीशन एक्स की वजह से नहीं हो रहा, ये आपकी चॉइस है कि आप ड्राफ्ट बनवा रहे हैं। अगर आप कैश दे देते तो आपको ये 50 रुपए का बैंक को कमीशन नहीं देना पड़ता। तो ये जो कमीशन का एक्सपेंस है, अगर गलती से भी दिमाग में ये आ रहा हो कि ये खर्चा हम एक से बेयर करवाएंगे, तो ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर एक्सपेंस, योर बिजनेस एक्सपेंस, दिस इज नॉट समथिंग दैट एक्स इज मेकिंग यू टू स्पेंड, है ना। ये आपका चॉइस है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना उनके लिए, कैश में पेमेंट कर दो, चेक इशू कर दो, तो ये एक्सपेंसेस बच जाएंगे। ये बैंक की सर्विसेज है आपको, उसके लिए आपको एक्सपेंस बेयर करना है। तो 6000 रुपए एक्स की वजह से कम होंगे और 50 रुपए कमीशन की वजह से कम होंगे। पैसे कम हो रहे हैं, बैंक से कम हो रहे हैं, क्रेडिट में लिखूंगा 18th ऑफ जनवरी को बाय एक्स। हमारा क्रेडिटर है ऊपर और फाइनल सेटलमेंट नहीं है, इसलिए मैं ऊपर जाके डिस्काउंट वगैरह का कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। एक्स को हम पेमेंट कर रहे हैं 6000 रुपीज का, बैंक से 6000 रुपीज एक्स की वजह से कम हो जाएंगे। एंड देन बाय कमीशन चार्जेस, बैंक कमीशन ले रहा है 50 रुपए का, तो 50 रुपीज ये और बैंक से कम हो जाएंगे। ये 18th ऑफ जनवरी वाला ट्रांजेक्शन भी हो गया। 28th को परचेज बुक का है, फिर सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, फिर 25th ऑफ जनवरी को है सीधा कमीशन रिसीव्ड 500। मैं मान रहा हूँ कि कैश में रिसीव हुआ होगा, कुछ नहीं कहा है तो कैश में रिसीव्ड ही मानते हैं हम। तो 25th ऑफ जनवरी को कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट में लिख दूंगा टू कमीशन रिसीव्ड। अच्छा, यहाँ पर अब देखो कमीशन पेड भी हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड भी हो रहा है, तो इस कमीशन के आगे लिख दूंगा मैं कमीशन पेड, क्योंकि इसका अलग लेजर अकाउंट बनेगा। और यहाँ पर जो मैं कमीशन लिखूंगा उसके आगे मैं लिखूंगा कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि इसका अलग लेजर अकाउंट बनेगा। 20th ऑफ जनवरी, अब देखिएगा 10,800 की हमने परचेज करी थी यहाँ पर, और 1800 का हमने रिटर्न किया है। तो हम ओ कितना करते हैं, 10,800 माइनस 1800, तो हम 9,000 ओ करते हैं। और हमने अकाउंट सेटल किया है अमर का 9,000 रुपीज का चेक इशू करके, ठीक है ना। तो 9,000 रुपीज का हम पेमेंट कर देंगे, बैंक का अपना बैलेंस कम कर देंगे। सो 9,000 रुपीज हमें हमारे बैंक से कम करने हैं, तो मैं उसकी पोस्टिंग कर देता हूँ यहाँ के अमर एंड सन्स में पहले ही लिख चुका हूँ। बैंक से पैसे कितने निकालने हैं, मुझे 9,000 रुपीज निकालने हैं, तो वो मैं इधर 9,000 क्रेडिट कर देता हूँ। चेक इशू कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में बोला था 27th ऑफ जनवरी को। ठीक है, 28th ऑफ जनवरी को करंट सेटल्ड इज अकाउंट बाय इशूइंग चेक विच वाज लॉन्च्ड। अब अगेन हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें निकालना पड़ेगा कि आखिर कितना करंट का अमाउंट बाकी था और वो कैसे उसको सेटल करवा रहा है कंप्लीटली। तो अब चलिए करंट की ट्रैकिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो करंट को हमने फर्स्ट टाइम यहाँ गुड सेल किए 5,000 रुपए के, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 5,000 रुपए की लिस्ट प्राइस होगी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट 500 रुपए, तो 4,500 रुपए की सेल हुई होगी इसको। करंट ने 1,000 रुपए के गुड्स रिटर्न किए, तो ये लिस्ट प्राइस पे रिटर्न किए हैं, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 10% का ट्रेड डिस्काउंट 100 रुपए यहाँ एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो 900 की रिटर्न हुई है। 4500 की सेल हुई थी, 900 की रिटर्न हो गई है, तो नेट जो ओड अमाउंट है वो 3600 का है, और वो 3600 रुपीज हमें पे कर रहा है ये करंट, कब, 28th ऑफ जनवरी को चेक दे रहा है ये, और उसको मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ, यानी उसी दिन मेरा बैंक बैलेंस में इंक्रीज कर दूंगा 28th ऑफ जनवरी को
टू करंट 3600, 28th of January टू करंट 3600 रुपीज। और अगले ही दिन पता चलेगा कि करंट का चेक डिसऑनर हो गया। अब ये डिसऑनर करंट की गलती है, उसकी वजह से बैंक ने जो 50 रुपए के चार्जेस काटे हैं वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो करंट को बेयर करना पड़ेगा। तो मेरे बैंक से कटेंगे 3650 रुपीज। ये पूरे मैं करंट के नाम डाल दूंगा, मैं एंट्री करूंगा करंट अकाउंट डीआर टू बैंक। करंट अपनी बुक्स में इन बैंक चार्जेस को एज ए एक्सपेंस लिखेगा। ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, मेरी गलती नहीं है ये बैंक चार्जेस की, ये करंट को बेयर करने पड़ेंगे। अगर नहीं देगा तो हम कोर्ट केस करेंगे, बैंकक्रप्ट वगैरह हो गया तो बेड डेट्स की एंट्री डाल देंगे, वो सारी लीगल मैटर्स हैं। बट अकाउंटिंग करते वक्त जो फेयर है मैं वैसी ही अकाउंटिंग करूंगा। तो 30th of January को डिसऑनर हो रहा है चेक, करंट की वजह से मेरे बैंक से पैसे जा रहे हैं। तो 30th of January को बाय करंट, और इसकी वजह से मेरे बैंक से पैसे जाएंगे 3650 रुपीज। दोस्तों, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं, कैश बुक हमारी पूरी तरीके से तैयार है। तो अब मुझे कैश बुक मेरी बैलेंस कर लेनी चाहिए। कैश बुक का जो बैलेंस निकल जाएगा वो सीधा अब लेजर में जाएगा। तो मैं बैलेंस कर रहा हूँ मेरी कैश बुक को 31st of January को, बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, और देखता हूँ कैश और बैंक के बैलेंस कितने आते हैं। देखिए, बैंक के अंदर हम एक ट्रांजेक्शन मिस कर गए थे 18th of January को। 18th of January को बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है 200 रुपीज का, तो वो ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके 18th of January का वो ट्रांजेक्शन भी एडजस्ट कर देता हूँ इधर। जय हो टेक्नोलॉजी की। 18th of January को 18th of January को ट्रांजेक्शन है, क्योंकि 18th of January को दो ट्रांजेक्शन थे। 18th of January का एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके सीधा 20th of January देख लिया मैंने। तो बैंक ने 18th of January को, ये रहा इधर ट्रांजेक्शन, इसको क्या किया है, इंटरेस्ट अलाउ किया है, तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा उस दिन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा 200 रुपीज से। तो यहाँ पे जो मेरा फाइनल बैलेंस आएगा वो 32,100 की जगह 32,300 आएगा। और जो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो भी 13,400 की जगह 13,600 आएगा, और 32,300 से मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख जाएगा। ये अब हमारा कैश बुक कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है, और बैलेंस भी, कैश के दोनों, कैश और बैंक दोनों के बैलेंस मिल चुके हैं। अब ये सीधे लेजर अकाउंट में जाएंगे। ये एक सब्सिडरी बुक प्रिपेयर हुई, अभी अभी हमें बची हुई सारी सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करनी बाकी। तो कैश बुक प्रिपेयर हो गई। कैश बुक के बाद जर्नल प्रॉपर आ रहा है, तो चलिए जर्नल प्रॉपर बना लेते हैं, या जर्नल प्रॉपर लास्ट पे बनाते हैं, अभी हम परचेज बुक बनाते हैं। तो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग परचेज बुक। डिटेल्स, कॉस्ट, यहाँ पे जीएसटी नहीं है तो जीएसटी का कॉलम नहीं आएगा, और कोई भी फ्रे वगैरह भी किसी ट्रांजैक्शन में नहीं था तो उनका कॉलम भी नहीं आएगा। और बेसिकली जो कॉस्ट का कॉलम होगा वही टोटल का कॉलम होगा, तो टोटल का कॉलम भी कोई रेलेवेंस नहीं रखता है। तो काफी क्या कह सकते हैं, काफी छोटे फॉर्मेट में बनेगी परचेज बुक, क्योंकि परचेज बुक में इतनी डिटेल ट्रांजैक्शन दे नहीं रखे। जो अब हमने इंडिविजुअल परचेज बुक के क्वेश्चन किए थे तब काफी डिटेल थी, बट यहाँ पर इतनी डिटेल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उतनी डिटेल अगर दे दी जाएगी तो बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बन जाएंगे और उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो कैश बुक मैंने बनाई थी ऊपर, मेरी पहली सब्सिडरी बुक। अभी मैं परचेज बुक बना रहा हूँ। परचेज बुक के अंदर जो पहला ट्रांजेक्शन वो आ रहा है 3rd of January को। सूर्या इन कंपनी से हमने खरीदा है टूथपेस्ट, हम जनरल स्टोर है, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल खरीदा है और ऑल आउट खरीदा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी है। 3rd of January को ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेसर्स 3rd of January को हमने खरीदा है सूर्या इन कंपनी से, मेसर्स सूर्या इन कंपनी 20 टूथपेस्ट खरीदा एट द रेट 50 ईच। तो 1,000 रुपए का ये हो गया बिल टूथपेस्ट का। 10 बॉटल ऑफ हेयर ऑयल खरीदी है एट द रेट 600 ईच।
60 ईच, तो 600 रुपीज का हेयर ऑयल का बिल हो गया। 10 ऑल आउट खरीदे 50 रुपए के, तो 500 रुपए ऑल आउट का हो गया। और अब इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। पहले इसकी टोटल कर लेता हूँ। 6 और 5 11, 2100 रुपए लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 210 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है। दोस्तों कोई भी जीएसटी वगैरह नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर जीएसटी जुड़ती, तो 1890 रुपए का फाइनल हिसाब आ रहा है। और यही 1890 आउटर कॉलम में जाएगा। जीएसटी होती तो 1890 कॉस्ट के कॉलम में जाता, और जो रेस्पेक्टिव जीएसटी होती वो जीएसटी के कॉलम में जाती। ये परचेज बुक है तो इनपुट जीएसटी में जाती। एक परचेज बुक का ट्रांजैक्शन मैं लिख चुका हूँ। परचेज बुक के अंदर और कोई ट्रांजैक्शन आ रहा है क्या? सीबी, एसबी, जेपी, सीबी। देयर इज वन मोर ट्रांजैक्शन ऑन परचेज बुक 20th ऑफ जनवरी को। अमर एंड सन से 12,000 के जो गुड्स खरीदे थे, फिर आगे रिटर्न भी हो रही है, तो 20th ऑफ जनवरी को परचेज बुक में मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि अभी परचेज बुक बना रहा हूँ मैं। 20th ऑफ जनवरी अमर एंड सन्स, अमर एंड सन्स से 20th ऑफ जनवरी को हमने गुड्स खरीदे हैं 12,000 रुपए के। डिटेल्स में आ जाएगा सीधा 12,000 रुपए, क्योंकि और कुछ इसकी सब क्लासिफिकेशन नहीं दे रखी कितने का कितना है। लेस हो जाएगा इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% का जो है, ट्रेड डिस्काउंट 1200 रुपए का, तो 10,800 की ट्रांजैक्शन वैल्यू बनी, और यही 10,800 आउटर कॉलम में भी इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी आगे अमर एंड सन्स के अंदर, वो हम देखेंगे। 20th ऑफ जनवरी को भी एक परचेज बुक का ट्रांजैक्शन था जो हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद और कोई परचेज बुक का ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है, तो परचेज की मैं टोटल निकाल लेता हूं जो मुझे आगे भेजनी है परचेज के अकाउंट में सन्ड्रीज करके। तो दो ही परचेज हुई हैं इस पूरे महीने में, क्रेडिट परचेज बेसिकली 1890 प्लस 10,800। Total purchases, credit purchases 12,690, and to the best of my knowledge कैश बुक के अंदर कोई भी कैश परचेज नहीं आई थी। This finishes our purchase book। अब चलिए हम सेल्स बुक प्रिपेयर कर लेते हैं। परचेज बुक के बाद कैश बुक का ट्रांजैक्शन है वो तो मैं बना चुका हूँ। 8th ऑफ जनवरी को सेल हुई है, दो क्रेडिट सेल हुई है, एक राम को एक मोहन को, तो इनको रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं 8th ऑफ जनवरी को। पहले मैसर्स राम, मैसर्स राम, कोई भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा 8,000 आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। वन लाइन फॉर नीटनेस छोड़कर मैसर्स राम के बाद मैसर्स मोहन, पार्टी के नाम यूज्ड है, मतलब क्रेडिट सेल ही हुई होगी, और आगे इनसे चेक भी रिसीव हो रहा है 9,000। 8th ऑफ जनवरी वाली दोनों क्रेडिट सेल मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर ली। सेल्स बुक और परचेज बुक के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही आते हैं और गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही आते हैं, फिर से दोहरा रहा हूँ ये बात। डन हो गया ये। इसके बाद सेल्स बुक का ट्रांजैक्शन आ रहा है सीधा 22nd ऑफ जनवरी को करण भाई से रिलेटेड। तो सेल्स करी हमने करण को, ट्रेड डिस्काउंट भी है 22nd ऑफ जनवरी को, वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ सेल्स बुक के अंदर मेरी। 22nd ऑफ जनवरी मैसर्स करण, करण को हमने सेल करी है 5,000 रुपए की। डिटेल्स में आ जाएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट अवेलेबल है, इसकी कोई वो नहीं दे रखी थी हमें कि कितने के कितने गुड्स थे। ट्रेड डिस्काउंट 500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू बनेगी 4500, और यही 4500 आउटर कॉलम में भी आ जाएगा। सेल्स बुक से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन अब नहीं है, अब सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न है वन ईच, वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। सेल्स की टोटल लगा लेता हूं क्योंकि ये यहां से सेल्स अकाउंट में जाएगी मेरी सीधी। तो 9 और 8 17 और 4 21,500 रुपए मेरी सेल्स की टोटल आ रही है जी। सेल्स बुक बन गई। अब हम नेक्स्ट जो सब्सिडरी बुक है वो है परचेज रिटर्न बना लेते हैं।
परचेज रिटर्न पर्टिकुलर्स डिटेल्स कॉस्ट। अगर जीएसटी इन्वॉल्व होता तो परचेज रिटर्न करते वक्त जो पहले इनपुट जीएसटी हम पे लगता है हम उसको रिवर्स कर देते, तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी का कॉलम आ जाता और यहाँ से पूरी सैंडरीज इनपुट जीएसटी के कॉलम में एडजस्ट हो जाती, रिवर्स हो जाती। बट इस क्वेश्चन में वैसा कुछ भी नहीं है। परचेज रिटर्न बुक का एक ही ट्रांजैक्शन है, जहां तक मुझे याद है हमने जो अमर एंड सन से खरीदा था वो उसको रिटर्न कर रहे हैं परचेज रिटर्न का, ऊपर कोई भी परचेज रिटर्न नहीं आ रही। एक ट्रांजैक्शन है परचेज रिटर्न का 23 जनवरी को अमर एंड सन्स को, बट इसमें ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करके लिखना है, तो इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर मेरा इधर काम खत्म हो जाएगा। 23 जनवरी मैसर्स अमर एंड सन्स परचेज रिटर्न किया है हमने अमर एंड सन्स को 2000 रुपए का, इनर कॉलम में आएगा, इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट में एडजस्ट करता हूँ, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 200 का एडजस्टमेंट हो जाएगा, 1800 आ जाएगा इधर नेट, और 1800 ही कॉस्ट में भी आ जाएगा। परचेज रिटर्न 1800 रुपए की हुई है, कोई जीएसटी होता तो इसके ऊपर लग के फिर वो उधर और फर्दर एडजस्ट होता, बट ऐसा कुछ है नहीं। परचेज रिटर्न की यही टोटल हो गई हमारी, और परचेज रिटर्न बुक खत्म हो चुकी है। इसके बाद मुझे बनानी है सेल्स रिटर्न बुक, तो मैं इधर सेल्स रिटर्न बुक बना लेता हूँ। उसमें भी एक ट्रांजैक्शन आएगा, सेल्स रिटर्न बुक, डेट, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक में एक ट्रांजैक्शन है करंट से रिलेटेड, जो कि है 24 जनवरी को, ट्रेड डिस्काउंट का एडजस्टमेंट यहाँ पे भी करना है, तो इसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। करंट ने हमें रिटर्न किया 24 जनवरी को, 24 जनवरी मेसर्स करन 1000 की लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 100 रुपीज का, 900 रुपए का नेट परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न आ रहा है, और वो मैंने इधर मेंशन भी कर दिया टोटल, और कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। परचेज बुक बन गई, सेल्स बुक बन गई, परचेज रिटर्न बन गई, सेल्स रिटर्न बन गई, कैश बुक पहले ही बना चुके हैं। अब एक बुक बची है सब्सिडरी, जो है जर्नल प्रॉपर, चलिए उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। जर्नल प्रॉपर को जनरल जर्नल भी कहा जाता है। जर्नल प्रॉपर इज आवर लास्ट सब्सिडरी बुक। इसका फॉर्मेट हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो भी आता है, जस्ट लाइक जर्नल का फॉर्मेट सेम वैसा ही बनता है जर्नल प्रॉपर का। हम ऊपर मार्क करके आ चुके हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन जेपी का था, तो हम जेपी के सारे ट्रांजैक्शन बस इस बुक में उतार देते हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करेंगे हम। ये अनोटेशंस में मिटा देता हूँ, आगे कंफ्यूजन ना क्रिएट करें ये। ठीक है जी, जर्नल प्रॉपर के अंदर सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री आ जाएगी, ये सारे एसेट्स डेबिट हो जाएंगे, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगी, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा कैपिटल होगा, लाइक द प्रीवियस ओपनिंग एंट्रीज दैट वी पास्ड इन द क्वेश्चन ऑफ जर्नल एंड लेजर। जब हमने सीखा था तब ओपनिंग एंट्री डालनी भी सीखी थी, ओपनिंग एंट्री का मीनिंग भी सीखा था। पिछले साल के जो बैलेंसेज हैं, जो पिछले साल हमने क्लोज कर दिए थे लेजर बैलेंसेज, उनको फिर से रीओपन करना पड़ेगा ये साल, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग बिजनेस है, ये बैलेंसेज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ये रियल और पर्सनल अकाउंट्स होंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो चुके हैं सारे के सारे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में खत्म हो जाते हैं, कोई भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग में नहीं आता है, सिर्फ रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स ही आते हैं। तो ये सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, ओपनिंग एंट्री डलेगी ऑल एसेट्स अकाउंट ईयर टू ऑल लाइबिलिटीज टू कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो 1 जनवरी को मैं ओपनिंग एंट्री पास कर देता हूँ जर्नल प्रॉपर में। ये रहा मेरा जर्नल प्रॉपर। 1 जनवरी को आई एम पासिंग दी ओपनिंग एंट्री, मैं सारे बैलेंसेस एक एक करके लिखता जाता हूं। कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, डेटर्स हैं उसके अंदर ए अकाउंट डीआर, एक एक डेटर का इंडिविजुअल नाम आएगा, टोटल नहीं लिख सकते।
बी अकाउंट डीआर, सी अकाउंट डीआर। साल के पहले दिन स्टॉक है तो हम समझ चुके हैं कि वो ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डीआर। फर्नीचर भी है एक, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू। अब लाइबिलिटीज चालू होती हैं, उसमें क्रेडिटर्स आ रहे हैं, टू एक्स अकाउंट, टू वाई अकाउंट, अगला गेस करो, जेड होगा, बहुत होशियार हो, टू जेड अकाउंट। ठीक है ना। इनके बैलेंसेस लिख देता हूं। कैश 10,000, बैंक 15,000, डेटर्स ए का है 8,000 का बैलेंस, बी का है 9,000, सी 7,500, ओपनिंग स्टॉक जो है 30,500, फर्नीचर जो है वो है 20,000 का, एक्स में क्रेडिट हो जाएगा 9,500, वाई में क्रेडिट हो जाएगा 8,000, जेड में क्रेडिट हो जाएगा 10,500, और जो बचेगा वो मैं कैपिटल में लिख दूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली बैलेंसिंग फिगर है इस जर्नल एंट्री का। नरेशन लिख देता हूं, बीइंग ओपनिंग एंट्री। मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताता हूं आपको कितना। ये हमारी जेपी में ओपनिंग एंट्री पास हो गई। जेपी के ट्रांजैक्शन अभी खत्म नहीं हुए हैं, चलिए ऊपर क्वेश्चन में चलते हैं और ट्रांजैक्शन देखते हैं जेपी के। इसके बाद जेपी के अंदर चेक इन हैंड की एंट्री, मोहन दोनों से चेक 1 जनवरी के बाद जेपी की जो एंट्री आ रही है वो एंट्री आ रही है चेक रिसीव होने की, जो कि 11 जनवरी की आ रही है। 11 जनवरी को राम से चेक रिसीव हुआ है 7800 का और मोहन से 8500 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। जस्ट पिछले ट्रांजैक्शन में राम और मोहन को क्रेडिट सेल करी थी 8,000 और 9,000 की, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम दोनों को। तो इसकी दो एंट्रियां जेपी में पास कर देते। सबसे पहले राम से रिलेटेड कर देते। राम हमें चेक दे रहा है तो चेक आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। 200 रुपए का हम इसे डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर टू क्रेडिट द गिवर राम अकाउंट। तो 11 जनवरी को जेपी में एंट्री हो जाएगी। दो एंट्रीज होंगी बेसिकली। चेक इन हैंड, मैं इसके आगे ब्रैकेट में आर लिख रहा हूं क्योंकि एक और चेक इन हैंड आएगा अभी मोहन का। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, एक चेक इंडोर्स हो रहा है और एक बैंक में जमा हो रहा है। तो कौन से चेक इन हैंड की बात हो रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए राम वाले के आगे राम लगा रहा हूँ, मोहन वाले के आगे एम लगा दूंगा। तो चेक इन हैंड राम अकाउंट डी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर टू राम अकाउंट। देखिए राम को 8,000 रुपीज की सेल करी थी, पर ये हमें सिर्फ 7,800 का चेक ही दे रहे हैं। 200 रुपए का हमने इन्हें डिस्काउंट दिया। ठीक बात है, वेरी वेल। अब 11 जनवरी को ही एक और चेक आ रहा है मेरे पास, तो उसकी एंट्री में कर दूंगा चेक इन हैंड मोहन अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू मोहन अकाउंट। मोहन को हमने 9,000 की सेल करी थी, पर ये 8,500 का चेक ही दे रहे हैं, मतलब हमने इन्हें 500 रुपए का डिस्काउंट दिया। सेम फंडा, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड मोहन, दोनों की नरेशन भी आ जाएगी। ठीक बात है। इसके बाद 11 जनवरी के बाद अगले ही दिन चेक का जो है 11 जनवरी को चेक का ट्रीटमेंट हो रहा है। मोहन वाला चेक तो बैंक में जा रहा है तो उसका कोई भी इशू नहीं है, वो चेक में जमा, बैंक में जमा हो जाएगा। 8,500 से बैंक बैलेंस मैंने इंक्रीज भी कर दिया है हमारी कैश बुक में और वो बैलेंस भी हो रखी है। राम का जो चेक है वो वाई को इंडोर्स हो रहा है, और वाई को भी कैसे इंडोर्स हो रहा है, वाई का बैलेंस जो ऊपर दे रखा है आप नोटिस करिएगा 8,000 का पहले से बैलेंस चल रहा है, पुराना क्रेडिटर है हमारा वाई, हमें 8,000 रुपए उन्हें देने बाकी हैं।
और हमें जो राम से चेक मिला 7800 का, वो हम वाई को एंडोर्स कर रहे हैं इन फाइनल सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। और चेक एंडोर्समेंट की एंट्री है तो जेपी में आएगी, एंट्री डल जाएगी डेबिट द रिसीवर वाई अकाउंट डीआर टू चेक इन हैंड राम टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी एंट्री में पास कर रहा हूं अब जेपी के अंदर। ऑन 12th ऑफ जनवरी एंट्री डल जाएगी वाई अकाउंट डीआर टू चेक इन हैंड राम अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। वाई अकाउंट डीआर, वाई को डेबिट कर दूंगा मैं 8000 रुपीज से, क्योंकि वाई का ओपनिंग बैलेंस 8000 था। चेक जो राम का एंडोर्स करूंगा इसको, वो है 7800 रुपए और 200 रुपीज का मुझे डिस्काउंट। सेपरेट लेजर अकाउंट बनेगा, वाई का लेजर अकाउंट क्लोज हो जाएगा खैर, पर बनेगा। और चेक इन हैंड राम और चेक इन हैंड मोहन के भी अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनेंगे, दोनों ही क्लोज हो जाएंगे। 12th ऑफ जनवरी वाला जेपी का ट्रांजैक्शन भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। चलिए देखते हैं आगे और कोई जेपी का ट्रांजैक्शन है क्या। 12th ऑफ जनवरी जेपी से बिलोंग करता था, एंडोर्समेंट जेपी का लिख दिया है मैंने। और कोई जेपी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। तो दोस्तों सारी सब्सिडरी बुक्स हमारी बन चुकी हैं, सभी सब्सिडरी बुक्स हमारी बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इन सब्सिडरी बुक्स को यूज करते हुए हमें बनाने पड़ेंगे लेजर अकाउंट्स। सारे लेजर अकाउंट बनेंगे, फिर उनकी बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस बनेगी। दो लेजर अकाउंट्स हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं, एक कैश और एक बैंक, उसको हमें बनाना। हमें चलना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से। तो मैं जर्नल प्रॉपर के सीक्वेंस से चलता हूं। मैं नंबरिंग दे देता हूं, यहाँ पे देखिएगा जर्नल प्रॉपर के अंदर जो मेरा कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो बन चुका है। अब मैं ए बी सी अकाउंट बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ए का अकाउंट बना देता हूं, ये मेरे रेफरेंस के लिए मैं नंबर दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट मैंने दे दिया कैश को, सेकंड मैंने दे दिया बैंक को, क्योंकि वो कैश बुक में निकल गए हैं। तीसरे नंबर पर मेरा ए का अकाउंट बनेगा, तो मैं नीचे जाके तीसरे नंबर पे ए अकाउंट लिख रहा हूं। ए अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, यही होता है लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। इसको मैं अब हमें क्या करना है, ए के अंदर बैलेंसिंग करनी है। ए का जो ओपनिंग बैलेंस है ये डेटर है, डेबिट में है, एसेट है। तो जो भी डेबिट में आते हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट में खुल जाएंगे टू बैलेंस करके। तो 1st ऑफ जनवरी को मैं यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का ओपनिंग बैलेंस था 8000 रुपीज का ओपनिंग एंट्री के अंदर, ठीक है ना। अब ए से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मुझे खोजने पड़ेंगे आगे। 3rd ऑफ जनवरी को ए से रिलेटेड, ए को कोई पेमेंट नहीं हुआ, ए से कुछ भी और ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ना कोई सेल्स रिटर्न वगैरह का ट्रांजेक्शन है, ना कोई चेक वगैरह का ट्रांजेक्शन है। तो ए का सीधा बैलेंस यहाँ पे क्लोज हो जाएगा वापस। ए का पुराना बैलेंस चल रहा था डेटर का, अभी भी बैलेंस चल रहा है। 31st ऑफ जनवरी को बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन 8000, ए का बैलेंस ये क्लोज हो गया। ये एक लाइन का लेजर अकाउंट ए का हमने प्रिपेयर किया, ठीक बात है। अब चौथे नंबर पे आते हैं हम, 4th नंबर पे बी का अकाउंट बनाते हैं। बी से रिलेटेड भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो सिमिलरली बी का अकाउंट भी ऐसे कैसे क्लोज हो जाएगा। तो 2 मिनट में बी के अकाउंट को भी दे देता हूं। बी के अकाउंट में सबसे पहले 1st ऑफ जनवरी को बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है 9000 रुपीज का, और 31st ऑफ जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन 9000 रुपीज। और बी का अकाउंट भी एक लाइन में क्लोज हो गया, करेक्ट बात है। सिमिलरली जो सी का अकाउंट है उसमें भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा है, 7500 पे ओपन होगा, 7500 पे ही क्लोज हो जाएगा। सी को भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इस बार के अंदर, तो मैं इसका लेजर अकाउंट नीचे नहीं बना रहा, पता है मुझे 7500 पे ही क्लोज होगा, तो इसको सीधा लिख दूंगा मैं
फिर ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक भी एक लाइन का बनता है, टू बैलेंस देन बाय बैलेंस, ये भी क्लोज हो जाएगा, इसको भी नहीं बना रहा मैं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर बनेगा ये। सेवेंथ फर्नीचर का अकाउंट है, ये भी टू बैलेंस 20,000 पे ओपन होगा, 20 पे ही क्लोज हो जाएगा, इसका भी अकाउंट वैसा का वैसा बनेगा। अब आते हैं एट्थ एक्स अकाउंट पर। एक्स अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन है, तो एट्थ में एक्स का अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ रेलेवेंट अकाउंट ही बना रहा हूं क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए एक्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट। 18 जनवरी को एक्स के लिए हमने एक बैंक ड्राफ्ट बनाई थी 6,000 रुपए की, तो एक्स का अकाउंट बना देते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन शो कर देते हैं, एक्स का बैलेंस भी बच रहा है, एक्स का क्रेडिट एंट्री है 2 में आ रही है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा 1 जनवरी को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 9500 का, एक्स को पेमेंट हो रहा है 18 जनवरी को बैंक के थ्रू टू बैंक, एक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं इनके लिए 6,000 रुपए, इस पे जो 50,000 रुपए का कमीशन लगेगा वो एक्सपेंस है हमारा, वो हम बेयर करेंगे, उसकी एंट्री डल रही है कमीशन अकाउंट डीआर टू बैंक, एक्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो एक्स का बचा हुआ बैलेंस है, टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन 3,500, वो मैं आगे ले जाऊंगा, वो मुझे पे करना बाकी है, मैं भविष्य में कभी पे कर दूंगा इनको। ये 9,500 पर एक्स का अकाउंट अभी बैलेंस मतलब क्लोज हुआ है पर कंप्लीटली वाइंड अप नहीं हुआ है, 3,500 रुपए इन्हें देने बाकी हैं। अब मैं वाई का अकाउंट बना रहा हूँ, वाई के अकाउंट में ये सिचुएशन है कि वाई का ओपनिंग बैलेंस चल रहा है 8,000 रुपए का, और हमने इन्हें चेक इंडोर्स करके फाइनल सेटलमेंट किया है, क्लोज हो जाएगा ये। वाई का अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख दूंगा 1 जनवरी को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 8,000 रुपीज का। इसके बाद जेपी में ही एंट्री आ रही है वाई की, वाई को इधर हमने दिया है तो वाई के आगे इधर 9 और लगा देता हूँ, वाई का अकाउंट यहीं चल रहा है। वाई से रिलेटेड 12 जनवरी को जो एंट्री डली है वो ये है कि टू चेक इन हैंड टू डिस्काउंट, तो वाई के अकाउंट में आ जाएगा चेक इन हैंड और टू डिस्काउंट, और वाई का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दैट इज हैपनिंग ऑन 18 जनवरी। 12 जनवरी को टू चेक इन हैंड ब्रैकेट में राम टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 7,800 रुपए का चेक इंडोर्स किया, 200 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया। वाई का अकाउंट अब कंप्लीटली क्लोज हो गया है, तो डबल अंडरलाइन कर दूंगा अमाउंट के नीचे क्योंकि अब इसमें फर्दर ट्रांजैक्शन और कोई नहीं आने वाला है, ये वाई का अकाउंट क्लोज हो गया। वाई के बाद चलते हैं हम जेड के अकाउंट पे। जेड के अकाउंट में मैं आपको बात याद दिला दूं कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जेड के अकाउंट में, कोई चेक इंडोर्समेंट वगैरह का ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इनसे कुछ पैसे, इनको कुछ पेमेंट वगैरह किया है या कोई नया ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा, तो इसका अकाउंट नहीं। क्रेडिट बैलेंस था 10,500 का, ये कंटिन्यू होगा आगे भी 10,500 पे। इसके बाद 11th अकाउंट जो है हमारा कैपिटल का, इनका 71,500 का बैलेंस है, कैपिटल से रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं, 71,500 के क्रेडिट बैलेंस पे ओपन होगा, वापस क्लोज हो जाएगा, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा, कैपिटल का भी 71,500। मैं जब भी बोल रहा हूँ बैलेंस रहेगा, मैं रीओपन बैलेंस की बात कर रहा हूँ, है ना, डन। इसके बाद चेक इन हैंड राम का अकाउंट है, चेक इन हैंड राम का आप समझिए ये अकाउंट एक्चुअली क्लोज हो रहा है, चेक इन हैंड राम अकाउंट डेबिट हो रहा है 7,800 से, फिर यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है अगेन 7,800 से, तो इसका भी बैलेंस नहीं जाएगा आगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, इसका बैलेंस जाएगा आगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक लाइन का ही सही पर मैं बना देता हूँ, 13th डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। वॉट एवर लेजर अकाउंट आई एम स्किपिंग, वो क्योंकि वन लाइनर्स है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, लेजर अकाउंट कोई भी ऐसा नहीं होता कि बनता नहीं है, बट वी इररिलेवेंट टाइम करके इररिलेवेंट अकाउंट्स बना के हम सेशन को लेंदी नहीं कर रहे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप भी बोर हो जाएंगे नहीं तो। अमाउंट, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड फर्स्ट टाइम पिक्चर में आ रहा है जर्नल प्रॉपर के अंदर, कैश बुक के अंदर कोई भी डिस्काउंट नहीं था। डिस्काउंट अलाउड की जो एंट्री डल रही है दोस्तों वो डल रही है चेक इन हैंड अकाउंट यार, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यार टू राम, डिस्काउंट को छुपाओ, साथ वाले डेबिट को इग्नोर कर दो, टू राम 200 रुपए। डिस्काउंट अलाउड के अंदर आ जाएगा टू राम 200 रुपीज, और ये चीज जो हो रही है ये हो रही है डिस्काउंट अलाउड की 11 जनवरी को। फिर एक और बार आ जाएगा
जो मोहन से चेक रिसीव किया हमने तब भी उसको भी डिस्काउंट अलाउ किया है 500 रुपए का, तो टू मोहन 500 इसी दिन हो रहा है, टू मोहन 500। दीज आर द टू डिस्काउंट दैट वी हैव अलाउड। इसके बाद जो भी हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसका अलग लेजर अकाउंट बनेगा। यहाँ पे एक 13th और डाल देता हूँ। ये 14th चेक इन हैंड मोहन का अकाउंट है, ये एंडोर्स होके इधर क्लोज हो जाएगा, बैंक में जमा होके क्लोज हो जाएगा। ऊपर कैश बुक के अंदर ये चेक इन हैंड जो है मोहन का, ये इधर क्लोज हो रहा है, तो इसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका भी लेजर अकाउंट मैं नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जेपी में आते हैं हम वापस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो चुका है पूरा, तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ 31st ऑफ जनवरी को। बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन, क्रेडिट में क्लोज हो रहा है, डेबिट में रीओपन होगा, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस रहेगा 700 का। इसको मैं जाकर लिख दूंगा हमारे सीधा ट्रायल बैलेंस के अंदर। नंबर का अकाउंट मुझे अभी बनाना है और 15th नंबर इधर आ रहा है राम का, तो 15th अकाउंट बना लेते हैं राम के लिए। राम की फर्स्ट जो प्रेजेंस आएगी वो आएगी इधर सेल्स बुक के अंदर, तो ये रहा हमारा। राम से कोई सेल्स रिटर्न है क्या? सेल्स रिटर्न करण से है, तो राम का आप पोस्टिंग होगा, देखिएगा 8000 की इधर सेल होगी राम को। फिर उसके बाद राम से चेक रिसीव होगा, चेक इन हैंड वाला, उसकी एंट्री यहाँ आ रही है, ये हमारी जर्नल प्रॉपर के अंदर ये चेक रिसीव करने की एंट्री राम से, राम का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो राम का अकाउंट प्रिपेयर करके एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्लोज हो रहा है। राम अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स। राम का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था। राम की जो फर्स्ट एग्जिस्टेंस आ रही है वो आ रही है, उनको क्रेडिट सेल करिए राम को, वो करिए 8th ऑफ जनवरी को। तो 8th ऑफ जनवरी को एंट्री डली, राम अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, तो राम अकाउंट के अंदर 8th ऑफ जनवरी को मैं लिख दूंगा टू सेल्स, और वो सेल करी हमने राम को 8th ऑफ जनवरी को 8000 रुपए की, कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ। बात क्या है, 8th ऑफ जनवरी के बाद राम 11th ऑफ जनवरी को चेक दे रहा है, तो 11th ऑफ जनवरी को उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में इधर हो रखी है। जर्नल प्रॉपर के अंदर जब आप जाकर देखेंगे तो 11th ऑफ जनवरी को चेक इन हैंड आ रहा है राम से, तो उसकी एंट्री डल जाएगी चेक इन हैंड, बाय चेक इन हैंड एंड बाय डिस्काउंट। राम क्या कर रही है, चेक इन हैंड अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू राम, राम को छुपाया बाय चेक इन हैंड और बाय डिस्काउंट। तो 11th ऑफ जनवरी को इधर आकर एंट्री डल जाएगी बाय चेक इन हैंड एंड बाय डिस्काउंट। ठीक बात है। चेक इन हैंड जो है वो आ रहा है 7800 रुपए का, और 200 रुपए का डिस्काउंट, ये राम का अकाउंट इधर 8000 रुपए पे क्लोज हो रहा है। इसी तरीके से जो मोहन का अकाउंट है वो भी क्लोज हो जाएगा, वो चेक देंगे, बैंक में जमा भी हो जाएगा और उनको भी हम डिस्काउंट। 15 नंबर पे राम का अकाउंट मैंने बनाया, राम के अगेंस्ट जगह जगह मैं 15 भी लिख चुका हूँ। अब मोहन का अकाउंट आता है, मोहन के अगेंस्ट मैं 16th डाल रहा हूँ। मोहन सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया सेल्स बुक से, तो सेल्स बुक के अंदर भी यहाँ मोहन डाल देता हूँ। मैं आपको बता दूं मोहन को 9000 रुपीज की यहाँ सेल करी, यहाँ सेल करी मोहन को, बट जेपी के अंदर आके देखिए कि उन्होंने चेक दे दिया हमें 8500 का, और हमने डिस्काउंट अलाउ करा दिया, तो मोहन का अकाउंट राम की तरह ही क्लोज हो जाएगा, तो मोहन का अकाउंट मैं नहीं बना रहा। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट है 17th नंबर पे, डिस्काउंट रिसीव्ड सिर्फ एक जगह आ रहा है 200 रुपए का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में आ जाएगा बाय वाई 200, फिर ये टू बैलेंस होके क्लोज हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का भी बैलेंस जो है मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर ले लूंगा, एक लाइन का अकाउंट ही बन रहा है, इसलिए इसका अकाउंट भी मैं नहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट भी सीधा ट्रायल बैलेंस में मैं लिख दूंगा। जेपी में जितने भी अकाउंट आ रहे थे उनकी मैंने नंबरिंग कर दी। अब चलिए मैं आता हूँ, चलिए कैश बुक पे आ जाता हूँ। कैश बुक के अंदर कैश और बैंक का काम तो हो रहा, अब सेल से रिलेटेड एस्पेक्ट है, तो कैश सेल भी हो रही है, तो अब मैं सेल्स का अकाउंट बनाता हूँ। इट वुड बी आई बिलीव डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा लास्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड वाज माय लास्ट 17, तो 18th नंबर पे मैं सेल्स का अकाउंट बनाता हूँ। 18th नंबर पे 18th, और कोई सेल है नहीं, और क्रेडिट सेल जो है सेल्स बुक से उसकी एक पीरियोडिक टोटल चली जाएगी जो कि 21,500 रुपए की। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग सेल्स अकाउंट 18th पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आ रही है कैश सेल, कैश की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती है,
और सेल्स बुक से जो क्रेडिट सेल है उसकी पीरियोडिक टोटल आती है। तो कैश सेल की जो एंट्री है उसको मैं पोस्ट करता हूँ, ये ऊपर जो कैश में थी कैश बुक के अंदर 5th ऑफ जनवरी को टू सेल्स, तो सेल्स में आ जाएगा बाय कैश 6000, बाय कैश 6000 रुपीज। इसके बाद 31st ऑफ जनवरी को बाय, और कोई कैश सेल नहीं है, एंट्रीज फ्रॉम सेल्स बुक, क्रेडिट सेल की पूरी पीरियोडिक टोटल आ जाएगी, वो मुझे सेल्स बुक से लेनी है। मेरी सेल्स बुक रही इधर, ये रही मेरी सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर आप देख रहे होंगे पीरियोडिक टोटल आ रही है 21,500 की, ये पूरी की पूरी कहाँ चली जाएगी, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, बाय सन्ड्रीज फ्रॉम सेल्स बुक 21,500। और अब इधर 31st ऑफ जनवरी को टू बैलेंस टू बी कैरीड डाउन 27,500 टोटल सेल्स कैश और क्रेडिट मिलाकर, ये अकाउंट मेरा क्लोज है। उसके ऑपोजिट में रीओपन होता है, उस जगह में ट्रायल बैलेंस में लिख दूंगा। अब मुझे पता है कि ट्रायल बैलेंस में क्या डेबिट आता है क्या क्रेडिट आता है, इसलिए मुझे रीओपन करके आपको बताने की जरूरत नहीं। सेल्स अकाउंट भी क्लोज हो गया। आगे चलते हैं हम कैश बुक की से फॉलो करते हुए। तो इसके बाद बैंक अकाउंट में बना चुका हूँ। क्रेडिट में मुझे सैलरी दिखो 18 तारीख को, 15th ऑफ जनवरी को 19th नंबर का सैलरी का अकाउंट बनेगा। सैलरी सिर्फ एक बार आ रही है तो इसकी एंट्री डल जाएगी सैलरी अकाउंट के अंदर टू कैश, और रेंट अकाउंट के अंदर भी ऐसा ही होगा, रेंट अकाउंट के अंदर डल जाएगा अगेन टू कैश 1200 और 900। मैं सैलरी का अकाउंट बना के बता देता हूँ, रेंट का सिमिलरली बनेगा, दोनों के लेजर बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में आ जाएंगे। तो मैं अभी सैलरी का अकाउंट प्रिपेयर करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे। सैलरी की जो एंट्री डल रही है वो डल रही है 15th ऑफ जनवरी को, पेड सैलरी, उसकी एंट्री डल रही है सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। तो 15th ऑफ जनवरी को सैलरी अकाउंट में आ जाएगा टू कैश, जो जितने भी अमाउंट की सैलरी पे करी है 2,000 रुपए की, वो इधर आ जाएगा, तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो 31st ऑफ जनवरी को ये बैलेंस हो जाएगा ऐसे, बाय बैलेंस टू बी कैरीड डाउन 2,000 रुपए, और ये बस सैलरी अकाउंट का काम खत्म हो गया। तो सेम ऐसे ही रेंट अकाउंट भी चलेगा, उसमें भी डेबिट में आ जाएगा टू कैश 1,200 रुपए बाय बैलेंस, और फिर वो रीओपन हो जाएगा। तो रेंट का अकाउंट में नहीं बना रहा, उधर नंबर में रेंट को दे चुका हूँ 20th लेजर अकाउंट, उसकी मैं ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग जरूर कर दूंगा आगे जब भी हम उसे प्रिपेयर करेंगे। चेक इन हेड अकाउंट में बना चुका हूँ, कैश की कॉन्ट्रा एंट्री है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक्स का अकाउंट भी मैं नीचे प्रिपेयर कर चुका हूँ, एक्स का अकाउंट आई बिलीव वी हैव प्रिपेयर्ड ऑन नंबर 8। तो एक्स के आगे मैं बस इधर 8 लिख देता हूँ, एक्स का अकाउंट मैं बना चुका हूँ आगे। इसके बाद आते हैं हम 8 के बाद आते हैं 8 नंबर पे बना चुके हैं 20th अकाउंट जो मैंने बनाया वो रेंट का बनाया। इसके बाद 21st अकाउंट बनाना है मुझे कमीशन पेड का। कमीशन पेड की सिर्फ एक ही पोस्टिंग है, वो डल रही है कमीशन पेड अकाउंट डीआर टू बैंक, तो डेबिट में सीधा लिख दूंगा उधर। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसकी भी एक ही एंट्री डल रही है, वो डल रही है बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको भी सीधा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिख दूंगा। कमीशन रिसीव्ड जो है 23, इसकी भी एक ही एंट्री है कैश अकाउंट दिया टू कमीशन रिसीव्ड, तो इस कमीशन रिसीव्ड को मैं क्रेडिट में लिख दूंगा ट्रायल बैलेंस। अब आता है हमारा अमर एंड सन्स, अमर एंड सन्स का मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा 24th को। अमर एंड सन्स कैश बुक से नहीं आ रहा है, अमर एंड सन्स से पहले ट्रांजेक्शन हुआ है, अमर एंड सन्स फर्स्ट टाइम आ रहा है 20th ऑफ जनवरी को, 24th अकाउंट है इसका, 24 लिख देता हूँ अमर एंड सन्स के आगे। हम परचेज कर रहे हैं, फिर परचेज रिटर्न भी कर रहे हैं, और उसके बाद इनका पेमेंट भी हो रहा है, फाइनल सेटलमेंट भी हो। तो अमर एंड सन्स का 24th लेजर अकाउंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अमाउंट, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था अमर एंड सन्स का। अमर एंड सन्स फर्स्ट टाइम आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर 20th ऑफ जनवरी को, जब हम इनसे गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो तब एंट्री डली होगी परचेज अकाउंट डीआर टू अमर एंड सन्स। तो अमर एंड सन्स के अंदर 20th ऑफ जनवरी को आ जाएगा बाय परचेज, परचेज बुक से आ रही है ये एंट्री, हो रही है 20th ऑफ जनवरी को, वो हो रही है 10,800 की, तो मैं उसे पोस्ट कर देता हूँ 20th ऑफ जनवरी को। बाय परचेज लिखूंगा अमर एंड सन्स पे 10,800 की, ठीक बात है।
तो ये 10,800 में इधर लिख देता हूँ। अब क्या हो रहा है, अमर एंड सन्स को हम रिटर्न भी कर रहे हैं, तो वो परचेज रिटर्न बुक में मिलेगा। परचेज रिटर्न बुक हमने इधर प्रिपेयर कर रखी है, अमर एंड सन्स 1800 का रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न बुक से एंट्री आ जाएगी अमर एंड सन्स के अंदर टू परचेज रिटर्न 23rd ऑफ जनवरी को, 23rd ऑफ जनवरी को टू परचेज रिटर्न 1800। इसके बाद इनको पेमेंट हो रहा है वो कैश बुक से मिलेगा। कैश बुक के अंदर जाते हैं हम, कैश बुक के अंदर, और यहाँ पे ये आ रहे हैं अमर एंड सन्स 27th ऑफ जनवरी को बाय अमर एंड सन्स, बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ है 9,000 रुपीज का फाइनल सेटलमेंट। तो 27th ऑफ जनवरी को एंट्री जो डली है वो डली है अमर एंड सन्स अकाउंट या टू बैंक, अमर एंड सन्स में आ जाएगा टू बैंक 9,000, अमर एंड सन्स के अंदर आ जाएगा टू बैंक, और अमर एंड सन्स का जो पेमेंट हुआ है 27th ऑफ जनवरी को 9,000 रुपीज का, और ये 10,800 पे क्लोज हो जाएगा अकाउंट, कोई बैलेंस नहीं बचेगा अमर एंड सन्स 24th ऑफ जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैश बुक के सीक्वेंस से चलते हैं हम, हमें एक एक करके सारे अकाउंट निपटाने हैं। अब आता है करंट, क्लोज नहीं होगा, इसका चेक डिसऑनर हो जाएगा तो ये रीओपन हो जाएगा, तो करंट का अकाउंट हमें एक्चुअली बनाना पड़ेगा। 25th करंट है, करंट का जो फर्स्ट एग्जिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ सेल्स बुक से, और फिर सेल्स रिटर्न में भी करंट आ रहा है, तो करंट से रिलेटेड काफ़ी ट्रांजैक्शन है। मैं करंट का अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ और करंट का अकाउंट बना के बताता हूँ आप। करंट का अकाउंट है, करंट के अकाउंट में अभी ओपनिंग बैलेंस करंट का कुछ भी नहीं था। करंट से फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रही है, करंट को क्रेडिट सेल हो रही है। करंट को जो क्रेडिट सेल हो रही है वो हो रही है सोल्ड गुड्स टू करंट 22nd ऑफ जनवरी को, तो यहाँ लिख दूंगा टू सेल्स। सेल्स बुक में जाकर आपको बताता हूँ कि सेल्स करंट को कितनी हो रही है। ये रही हमारी सेल्स बुक, सेल्स बुक में 22nd ऑफ जनवरी को करंट को सेल हो रही है 4,500 रुपए की, है ना। तो 22nd ऑफ जनवरी को करंट के अकाउंट के अंदर लिख दूंगा 4,500 रुपए की क्रेडिट सेल। ठीक बात है। अब करंट सेल्स रिटर्न कर रहा है, करंट सेल्स रिटर्न कर रहा है 24th ऑफ जनवरी को 1,000 की, तो 24th ऑफ जनवरी को करंट सेल्स रिटर्न करेगा, तो करंट का अकाउंट कम करना है तो क्रेडिट कर दूंगा, तो करंट के अकाउंट में लिख दूंगा बाय सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न वो 1000 की लिस्ट प्राइस 900 की सेल्स रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, करंट हमें चेक देगा आगे कहीं, करंट हमें चेक कितने का दे रहा है वो इधर हमें मिलेगा हमारी कैश बुक के अंदर। कैश बुक के अंदर करंट जो चेक देगा 28th ऑफ जनवरी को 3600 का, तो हम करंट के अंदर लिख देंगे, कैश बुक के अंदर एंट्री डल रही है बैंक अकाउंट या टू करंट, करंट के अंदर लिख दूंगा बाय बैंक 3600, 28th ऑफ जनवरी को बाय बैंक, करंट से जितना भी ड्यू था 3600 ड्यू था वो उसका चेक दे रहा है, पर क्या हो जाएगा कि करंट का चेक डिसऑनर हो जाएगा, और उसके लिए वो चेक डिसऑनर होगा 30th ऑफ जनवरी, 30th ऑफ जनवरी को करंट का दिया हुआ चेक डिसऑनर हो जाएगा, तो मेरे बैंक से पैसे जाएंगे तो वापस आ जाएगा टू बैंक, पर मेरे बैंक से जाएंगे 3,650 रुपीज। अब करंट का क्लोजिंग बैलेंस मुझे निकालना है, तो करंट का क्लोजिंग बैलेंस मैं अभी इधर निकाल के आपको 3650 का आपका क्लोजिंग बैलेंस बचता है जो आपको देना बाकी है 31st ऑफ जनवरी को, क्योंकि आपका चेक डिसऑनर हो गया था। 4500 का सामान आप लेकर गए, 900 का आपने रिटर्न किया, 3600 मेरा ड्यू बच रहा था, 3600 का आपने चेक दिया, मैंने अकाउंट आपका 3600 से क्रेडिट कर दिया, पर वो चेक डिसऑनर हो गया, तो मैंने वापस चेक डिसऑनर की वजह से आपके अकाउंट को डेबिट किया, पर अभी 50 रुपए और चढ़ा है क्योंकि मेरे ऊपर चार्जेस लगे जो आपको बेयर करने हैं। तो बाय बैलेंस टू बी कैरी डाउन बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको मुझे 3650 रुपए 8,150 अकाउंट बनेगा, क्योंकि इससे पैसे वगैरह कुछ आए नहीं है। परचेज बुक के अंदर से 26 नंबर सूर्या एंड कंपनी क्रेडिटर है हमारे, 3rd ऑफ जनवरी को इनमें पोस्टिंग कर दूंगा। 26 लेजर अकाउंट सूर्या एंड कंपनी अकाउंट, सूर्या एंड कंपनी को हमने 3rd ऑफ जनवरी को परचेज करी है इनसे, तो उसकी एंट्री डली होगी परचेज अकाउंट डियर टू सूर्या एंड कंपनी, सूर्या एंड कंपनी में आ जाएगा बाय परचेज 3rd ऑफ जनवरी को
बाय परचेज, और परचेज की जो टोटल हो रही थी वो चलिए परचेज बुक से देख लेते हैं। सूर्या एंड कंपनी से 1890 की हो रही है, तो 1890 मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बस काम खत्म। 1890, 31 जनवरी को ये बैलेंस नीचे उतर जाएगा। इनको पैसे अभी भी देने बाकी हैं, ये बैलेंस मैं क्रेडिट में लिख दूंगा मेरे ट्रायल बैलेंस। ये मेरा सूर्या एंड कंपनी का लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर हो गया। मैंने देख लेते हैं ऊपर के कोई लेजर अकाउंट बनाना रह तो नहीं गया, कहीं नंबरिंग तो नहीं रह गई है। सूर्या मोहन जहां पे भी हम एक प्राइमा फेसी देख लेते हैं। लेजर अकाउंट्स, सेल्स रिटर्न बुक की जो पीरियोडिक टोटल है वो सेल्स रिटर्न में चली जाएगी, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस भी ऑफ कोर्स टीबी में लिखा जाएगा। तो 900 रुपए सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट लिख दूंगा, परचेज रिटर्न के अगेंस्ट भी लिख दूंगा। करंट का अकाउंट बना चुका हूँ, सेल्स का अकाउंट बना चुका हूँ। इस कैश में कुछ भी नहीं हुई है, तो ये जो परचेज की टोटल है ये सीधी परचेज के अकाउंट में चली जाएगी। सिर्फ क्रेडिट परचेज है, तो परचेज के अंदर बेसिकली आ जाएगा टू सन्ड्रीज फ्रॉम परचेज बुक 12,690। तो परचेज का अकाउंट भी बनेगा, बट उसमें एक ही पोस्टिंग है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। कैश परचेज होती तो मैं जरूर बनाता, टू कैश, पर एक भी कैश परचेज हुई नहीं है। जितने भी कैश बुक में अकाउंट आ रहे थे सभी के नंबर चढ़ चुके हैं। तो अब मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकता हूं। तो चलिए मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहा हूं। थोड़ी सी सावधानी रखनी है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त। ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले तो कैश और दूसरे नंबर पे बैंक, इनके बैलेंसेस लिख देता हूं। कैश का बैलेंस आ रहा था 8300 और बैंक का बैलेंस आ रहा था 13600। ये दोनों काम में निपटा देता हूँ। तीसरे नंबर पे मैं परचेज लिख देता हूँ, फोर्थ नंबर पे मैं सेल्स लिख देता हूँ। परचेज का तो परचेज बुक की टोटल लेनी है सीधी मुझे। परचेज बुक की जो टोटल आ रही थी, परचेज बुक, ये रही परचेज बुक, इसकी टोटल है 12,690, सीधी आ जाएगी। कोई भी कैश परचेज नहीं हुई है, तो परचेज 12,690। सेल्स का मैंने अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो सेल्स की टोटल मैं सेल्स के अकाउंट से ले लेता हूँ। ये रहा मेरा सेल्स का अकाउंट 27,500। क्रेडिट डेबिट में क्लोज हो रहा है, तो क्रेडिट में रीओपन होगा। पांचवें नंबर पे मैं चलता हूँ। मैं जिस नंबर पे लेजर अकाउंट बने वो नंबर नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे सीक्वेंस अलग ले रहा हूँ। एक्चुअली सिस्टम से चलना चाहिए, पर क्योंकि मैं मिस ना कर जाऊँ ये लेजर अकाउंट, इसलिए। इसके बाद मैं आता हूँ ए, बी और सी तीनों के अकाउंट लिख देता हूं मैं, ए, बी एंड सी। तो तीनों में ही कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, तो तीनों के डेबिट में लिख देता हूं 8,000, 9,000 और 7,500, 9,000। और सी में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7,500 का। ये काम खत्म हुआ। एट्थ में लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक। इसमें भी कोई एक ही एंट्री आती है ओपनिंग स्टॉक में, 30,500 की, ये भी क्लोज। नाइन्थ जो है फर्नीचर लिख देता हूँ। फर्नीचर में भी कोई एंट्री नहीं आएगी, फर्नीचर भी ओपन होके क्लोज हो रहा था 20,000। हमने खैर इसका लेजर अकाउंट तक नहीं बनाया है। 10वें नंबर पे आते हैं, देखते हैं फर्नीचर के बाद हमारे किसका नंबर। फर्नीचर के बाद एक्स का अकाउंट है। एक्स का शायद लेजर अकाउंट हमने बनाया है व्यवस्थित। एक्स का अकाउंट 3,500 पे क्लोज हो रहा है डेबिट में, तो रीओपन होगा क्रेडिट में, तो एक्स लिख देता हूँ 3,500 क्रेडिट। 11वें नंबर पे एक्स के बाद जो है हमारा वाई आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वाई आ रहा है 9th नंबर पे, बट वाई का अकाउंट क्लोज हो रहा है। वाई का अकाउंट डबल अंडरलाइन है, तो इसको मैं जाने दूंगा। वाई के बाद जेड का अकाउंट है। जेड का अकाउंट 10,500 का क्रेडिट बैलेंस सीधा सीधा ले लेगा, तो वो टीवी में लिख दे। जेड का अकाउंट ओपन बैलेंस था इसका 10,500, कोई भी ट्रांजेक्शन और नहीं हुआ है, तो अभी भी क्लोजिंग बैलेंस भी ये लेकर चलेगा। जेड का अकाउंट खत्म, जेड का अकाउंट भी पोस्ट हो गया। जेड के अकाउंट के बाद हम आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। ये भी 71,500 का सीधा सीधा लिख दिया जाएगा, तो टीवी में लिख देता। कैपिटल अकाउंट 71,500 का कैपिटल भी बना दिया हमने। कैपिटल अकाउंट के बाद हम देखते हैं और किसका नंबर आ रहा है।
कैपिटल अकाउंट के बाद चेक इन एंड क्लोज हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड का लेजर अकाउंट भी बनाया है मैंने, तो डिस्काउंट अलाउड के लेजर अकाउंट पे चलते हैं। 700 रुपए का बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में, रीओपन होगा डेबिट में, खर्चा होता है इसलिए डेबिट में बैलेंस आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड का 700 रुपए, 13th नंबर का जो लेजर, डिस्काउंट अलाउड 700 रुपए का डेबिट बैलेंस। इसके बाद जैसे ही अलाउड आया तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी ध्यान है, इसका लेजर अकाउंट नहीं बनाया है, पर इसका बैलेंस हमें पता है डिस्काउंट रिसीव्ड का। एक बार कहीं आ रहा है जेपी में ही आ, जेपी के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा है 200 रुपए का, तो इसको मैं लिख देता हूँ कहीं मिस ना हो जाए। डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपीज का। 15 नंबर पे आते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद। डिस्काउंट अभी यहाँ पे वापस अपन सीक्वेंस पे चल देते हैं अपने। डिस्काउंट अलाउड राम का अकाउंट, राम का अकाउंट क्लोज हो रहा है शायद 15 नंबर पे, देख लेता हूँ। राम का अकाउंट क्लोज हो रहा है। इसके बाद सेल्स का अकाउंट आ गया, सेल्स का मैं लिख चुका हूँ 27,500। सैलरी है, चलिए सैलरी लिख देता हूँ 2,000 रुपए की डेबिट, फिर रेंट भी लिख दूंगा। करी थी सैलरी 2,000 रुपए की डेबिट में आ जाएगी। इसके बाद 16 नंबर पे रेंट आ जाएगा, वो भी हमने पे किया है 1,200 रुपए का। सैलरी और रेंट अकाउंट भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब किसका नंबर आता है। सैलरी। अब इसके बाद अमर एंड सन्स का लेजर अकाउंट है, अमर एंड सन्स का क्लोज हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। करंट, करंट के अंदर 3650 का पैसा मांगते हैं हम करंट से, डेबिट बैलेंस। 18 नंबर पे आते हैं। करंट के बाद किसका आ रहा है, करंट के बाद सूर्या एंड कंपनी, ये हमारे क्रेडिटर है, 1890 हमें पे करना बाकी है, इनका भी लिख देता हूँ 1890 का क्रेडिट। तो सूर्या एंड कंपनी अकाउंट भी हमने लिख दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट किसका अकाउंट आता है। अब ऊपर चल के देखते हैं, सेल्स रिटर्न का बैलेंस लिख देते हैं 900। 900 डेबिट में आएगा सेल्स रिटर्न। इसके बाद 20th जो है वो परचेज रिटर्न भी मैं लिख देता हूँ। सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न मैंने ऊपर लिखी तो नहीं है जी, नहीं लिखी है। परचेज रिटर्न बुक से परचेज रिटर्न की टोटल मैं पास कर दूंगा लेजर अकाउंट में। हमें थोड़ा सा ध्यान अच्छे से रखना है इन अकाउंट्स का, ताकि हम मिस ना करें ट्रायल बैलेंस पे पोस्ट करने से। परचेज रिटर्न 1800 की टोटल है, वो क्रेडिट में आ जाएगी। 21st लेजर अकाउंट, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न भी हो गया। जो एक एक आइटम आ रहे थे उनको लिख लेता हूँ। सैलरी एंड रेंट आई बिलीव मैं लिख चुका हूँ। कमीशन पेड 50, ये डेबिट में लिख देता हूँ। कमीशन पेड 50 रुपीज का कमीशन पे किया है, ये आ जाएगा। एक इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक से, वो भी आएगा। और शायद कमीशन रिसीव भी किया है, वो भी आ जाएगा। इनको मैं लिख लेता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा, कमीशन रिसीव्ड भी क्रेडिट में आएगा, वो मैं अभी ऊपर देख लेता हूँ। कैश बुक के अंदर सिर्फ एक बार आने वाला जो था सैलरी एंड रेंट, वो तो लिख लिया, कमीशन पेड भी लिख लिया। अब इंटरेस्ट रिसीव 200 का है और कमीशन रिसीव्ड 500 का है, इन दोनों को भी मैं मेंशन कर देता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड 200 और 500। इंटरेस्ट रिसीव्ड 200 का और 500 रुपए का कमीशन रिसीव्ड। जहां तक मुझे लगता है सभी लेजर अकाउंट्स मैंने लिख दिए हैं। एक बार बैलेंस निकाल के देखता हूं, अगर नहीं मिल रहा होगा तो ऊपर जाके ढूंढूंगा कि कौन सा लेजर अकाउंट मेरा स्किप हो गया या कहाँ बैलेंस कमी आ रही है, उससे मुझे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से हमने सब लिख दिए हैं। मैं इसकी टोटल लगा के पता करता हूँ 8300। तो ऊपर सभी लेजर अकाउंट्स को ट्रैक करने के बाद एक चीज जो नोटिस में आई वो ये कि जो जर्नल प्रॉपर की फर्स्ट एंट्री थी उसके अंदर कैपिटल के बैलेंसिंग फिगर में 72,000 आना चाहिए, 71,500 किया हुआ था। तो उस कैपिटल बैलेंस का मैं 72,000 जब नीचे ट्रायल बैलेंस में प्लेस कर दूंगा तो मेरे दोनों साइड की टोटल 1,18,090 आ जाएगी ट्रायल बैलेंस की। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन पेड, ये मैंने और प्लेस कर दिया कैश बुक से। और अब हमारा ये ट्रायल बैलेंस प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है। जो 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में, दैट वाज बिकॉज ऑफ कैपिटल। कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर ठीक नहीं था, 71,500 लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 72,000। तो माय फ्रेंड्स, दिस वाज अ क्वेश्चन जहाँ पे काफी लेंदी सेशन हमारा, जिसमें हमने प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में सारी सब्सिडरी बुक्स बनाई, लेजर अकाउंट बनाए और ट्रायल बैलेंस को भी मैच किया।
ये है प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगली क्लास में अब हम आगे चलेंगे कुछ और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और फिर हम धीरे धीरे बढ़ जाएंगे हमारे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पार्ट, या फिर ऐसा कहूँ प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन का पार्ट, जहाँ पे हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जरूर से प्रैक्टिस करिएगा आप इन सभी सब्सिडरी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन की जो हमने कवर किए हैं। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, अगर आप चाहें पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से प्रिपेयर करने का, तो आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, यू कैन प्रैक्टिस दैट अलोंग विद दिस असाइनमेंट। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।